हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण वाद रहे हैं और उससे जुड़े जो न्यायिक निर्णय हैं उन पर आधारित क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया है और उससे जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हो सकती हैं उनको भी इसमें मैंने कोशिश की है बताने की। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो बीच में स्किप मत करिएगा वीडियो, नहीं तो अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा। और बहुत ही ध्यान से अटेंशन में सुनिएगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़ा सेकंड जजेस केस में महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? सही कथन चुनें। तो इसमें पहला है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति के बीच मतभेद की स्थिति में सीजेआई द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण प्राथमिक होगा। बी है, इसके द्वारा न्यायाधीशों के कोलिजियम के गठन की भी सिफारिश की गई। सी है, सीजेआई की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसमें सेकंड जजेस केस जो था उसमें ये बात कही गई थी इस मामले में कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का एकमात्र अधिकार भारत के सीजेआई को होना है, सीजेआई के पास है। इसमें ये बात कही गई थी और इससे जुड़े और भी तथ्य जो हैं, सीजेआई और राष्ट्रपति के बीच मतभेद की स्थिति में सीजेआई द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण ही प्राथमिक होगा। एक बात। दूसरी बात, सीजेआई की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ये ध्यान रखिएगा, ये बात कही गई है इसमें कि सीजेआई की जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। और यह भी कहा गया कि सीजेआई को सलाह देते समय सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श करना चाहिए। एक और पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसके द्वारा न्यायाधीशों के कोलिजियम के गठन की भी सिफारिश की गई और इसी मामले को इस नाम से जानते हैं, सेकंड जजेस केस। तो सेकंड जजेस केस के बारे में ये था। और भी जो इससे जुड़ी और भी केसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जजेस के मामले से जुड़े हुए हैं। तो इसमें एक केस और है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता वर्सेस इंडिया। तो इसमें क्या कहा गया था इस मामले में, एसपी गुप्ता के केस में, कि सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि न्यायाधीशों के चयन के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता की अवधारणा का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो इसके लिए और क्या किया जा सकता है, इसमें इस संदर्भ में इन्होंने जो कहा, यह भी माना गया कि उच्च न्यायालय में की जाने वाली नियुक्ति का जो प्रस्ताव होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से आना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह प्रस्ताव अनुच्छेद 217 में उल्लिखित विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों में से किसी एक की ओर से भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, संविधान पीठ ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 124 और आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 में प्रयुक्त परामर्श यानी कंसल्टेशन शब्द का मतलब सहमति नहीं है। इसका मतलब है कि भले ही राष्ट्रपति अनुच्छेद में बताए गए पदों पर बैठे लोगों से परामर्श करेंगे, लेकिन उनका निर्णय दिए गए परामर्श से बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। और यही स्थिति जो इस केस की स्थिति थी एसपी गुप्ता वाली, ये 12 वर्षों तक बनी रही। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और एक और केस है, इससे विशेष संदर्भ केस कहा जाता है, उसे जजेस के मामले से ही संबंधित है, विशेष संदर्भ केस। (1998) इसमें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने संविधान के अनुच्छेद 143, जिसमें सलाहकार क्षेत्राधिकार की बात कही गई है, 143 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक राष्ट्रपति संदर्भ यानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी किया था। इसमें ये कहा गया था कि परामर्श को भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय बनने में
कई न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता थी तथा केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का विचार परामर्श हो सकता है या नहीं, ये बात कोट की गई थी इसमें। तो ये थी इससे जुड़ी जानकारी। ये चूँकि जजेस से रिलेटेड केस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोलिजियम का मुद्दा हमेशा रहता है चर्चा में, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस किससे संबंधित है? ए है सीबीआई निदेशक के पद को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु, बी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी सीबीआई के कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा, और सी में कहा गया है यदि अनुच्छेद 356 का अनुचित उपयोग होता है तो न्यायालय उपचार प्रदान करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इसका सही है, ए और बी दोनों सही है। इस केस में विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, इस केस के अंतर्गत उसमें कहा गया था कि सार्वजनिक जीवन में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई पर राजनीतिक प्रभाव को कम करने एवं सीबीआई निदेशक के पद को अधिक पारदर्शी बनाने की बात कही थी। साथ ही निर्णय में यह भी कहा था कि सीबीआई के निदेशक का जो कार्यकाल समाप्त होने की तारीख की परवाह नहीं किए बिना ही उसको 2 साल का न्यूनतम कार्यकाल देना होगा। और इसके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी सीबीआई के कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सीवीसी का चयन एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए। इसी के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कहा गया कि सीवीसी का जो चयन होना चाहिए एक समिति द्वारा होना चाहिए, और समिति में जो लोग होंगे कौन कौन से होंगे? पीएम और गृह मंत्री, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, और विपक्ष के नेता, इनको शामिल किया जाना चाहिए। एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआई निदेशक के चयन की सिफारिश सीवीसी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जानी चाहिए। इसमें गृह सचिव और सचिव सदस्य के रूप में शामिल हों। असाधारण परिस्थिति में निवर्तमान सीबीआई निदेशक के स्थानांतरण के लिए चयन समिति का अनुमोदन होना चाहिए। ये थी इससे जुड़ी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 1996 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय किससे संबंधित है? ए पुलिस सुधार, बी कॉलेजियम व्यवस्था, सी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और डी सीबीआई में पारदर्शिता। किससे संबंधित है? तो प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ का जो वाद है वो पुलिस सुधार से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो बातें कही गई थी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इसमें याचिका जो आई थी इसमें कहा गया था कि पुलिस ने अपनी शक्तियों का लोगों पर गलत प्रयोग किया है। इसी के लिए इसने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी पुलिस सुधार में, कि पुलिस सुधार हेतु केंद्र और राज्यों को इसमें जो दिशा निर्देश दिए थे उसके जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहलू हैं, हर राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करें जो पुलिस के कामकाज के लिए नीति बनाएगा, पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकारें पुलिस पर अनुचित प्रभाव न डालें। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक राष्ट्रपति सुरक्षा आयोग का गठन करें। इसमें ये बातें कही गई थी। इसी का प्रभाव था कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही बाद में इसमें पुलिस सुधार की आगे बात बढ़ाई गई, और इसके लिए 2 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस सुधार हेतु। एक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो भी जीएस के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने इसमें शामिल किया है। रिवेटी समिति पुलिस सुधार से संबंधित है, ये 1998 में बनी थी। और एक और समिति है, ये एक समिति, और एक दूसरी समिति है मलिमथ समिति, नाम याद रखिएगा, मलिमथ समिति। ये 2003 में गठित की गई थी और दोनों का उद्देश्य पुलिस सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस भाग में अंतर्निहित है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई आदेश जो भी निर्देश गाइडलाइंस दी गई है किसी केस के अंतर्गत, तो उसमें जिस भाग के अंतर्गत इसको अंतर्निहित बताया गया है उस संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी बार पहले पूछा भी गया है घुमा के। तो इसमें भाग 3 यानी मौलिक अधिकार 19 में क्या है, 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी के अंतर्गत इसको अंतर्निहित माना है सुप्रीम कोर्ट की केस में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में एक केस इससे जुड़ा हुआ जो उसका नाम है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, जिसमें ये बात कही गई है। केस याद रखिएगा, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। हमेशा जो केस प्रभावी सामाजिक रूप से प्रभावी होते हैं उनके निर्णय जो बहुत प्रभाव डालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज ए जीएस के पर्पज़ से। इस केस में न्यायालय ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय दिया था और प्रेस की स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का आवश्यक हिस्सा माना था। और इसी केस में अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये अंतर्निहित है। इसी निर्णय के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कई बार। एक केस था श्रेया सिंघल का मामला था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा इसमें 66A को फिर इसमें हटा लिया गया था। श्रेया सिंघल पर आरोप लगे थे तो उसके बाद इसको हटा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्गा तेल्लिस बनाम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985 वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? इसमें ए ऑप्शन है झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ से बेदखली के आदेश के खिलाफ, बी आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन का अधिकार है, सी है ए एंड बी दोनों, डी अध्यादेश का अधिकार असामान्य स्थिति में ही अपनाना चाहिए। तो ओल्गा तेल्लिस बनाम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985 वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कहा गया है इसमें दो ऑप्शन जो हैं, पहला और दूसरा, दोनों सही हैं। झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ा ये केस था और इसमें आजीविका की बात भी अंतर्निहित कही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कही गई थी। तो इसको विस्तृत रूप से आपको बता दूं कि ओल्गा क्या केस था ये। इसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मुंबई शहर में झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ से बेदखली के आदेश के खिलाफ फुटपाथ पर रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी इस केस के अंतर्गत। इसमें जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें पहला है, न्यायालय के अनुसार आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि किसी को उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका प्रभाव ये था कि 1985 के बाद से कई मामलों में इस केस के सिद्धांतों की पुष्टि भी की गई है, लेकिन इसने बिना पुनर्वास के बड़े पैमाने पर हालांकि बेदखली को बढ़ाया भी है। इसके बाद भी मतलब इस निर्णय के बाद भी कई जगह आपने देखा होगा कि पुनर्वास की समस्या हमेशा उत्पन्न होती है, विस्थापन होता है लोगों का किसी न किसी कारणवश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों का सहगामी है? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1989, डॉक्टर DC वाधवा बनाम बिहार राज्य 1986, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 1996 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक ए ऑप्शन मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1989। ये वाद क्या था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का? इसमें इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि माना था सर्वोच्च न्यायालय ने कि शिक्षा का जो अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जो मौलिक अधिकार भाग 3 में अंतर्निहित है संविधान में, उसी का ये सहगामी है। शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है, ये निर्णय में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने।
इसमें महत्व और अन्य इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, इसमें ये भी देश के शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा पाने के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बताते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया था। निर्णय के अनुसार प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का संवैधानिक दायित्व, यह बात भी कही थी। इसी का इफेक्ट था 86 अमेंडमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, कब आया था, 86 संविधान संशोधन 2002, इसी का प्रभाव निकल के आया था। इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में अध्याय 3 में स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका ऐसे अध्यादेश जारी करके विधायिका के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है, यह निर्णय किस बात से संबंधित है? पहला ऑप्शन, ओल्गा तिल्लिस बनाम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985, अभी मैंने इसका मामला बता दिया ओल्गा तिल्लिस किससे संबंधित है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, अगर आपको पता रहेगा तो। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ये भी अभी मैंने डिस्कस कर दिया केस, तो ये भी नहीं होगा। विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं होगा। और इसमें आंसर होगा डॉक्टर DC बाधवा बनाम बिहार राज्य 1986। अब ये केस क्या था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या वो था और इस केस से क्या प्रभाव और उसमें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे। तो निर्णय था, इसमें अध्यादेश का अधिकार असामान्य स्थिति में ही अपनाना चाहिए और राजनीतिक उद्देश्य से इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कार्यपालिका ऐसे अध्यादेश जारी करके विधायिका के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है, यह बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया कि बार बार अध्यादेश जारी करके कानून बनाना अनुचित और गैर संवैधानिक है। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तभी अध्यादेश जारी किया जाता है। अनुच्छेद 213 इसी प्रकार की शक्ति राज्यपाल को भी प्रदान करता है राज्यों के मामले में। तो इसका जो प्रभाव था बाधवा केस का, बाद में सरकारों द्वारा अध्यादेशों को जारी किया जाता रहा है। निर्णय में कुछ अपवादों का भी उल्लेख किया गया है, हालांकि फिर भी आज भी ये चीज़ें बनी हुई हैं। राजनीतिक दलों से काफ़ी वो होता है, राजनीतिक दल अपने हिसाब से ही राष्ट्रपति के पद को भी इस्तेमाल करते हैं, जो जैसा चाहते हैं वो अपना करवाते हैं अध्यादेश जारी करवाने का। हालांकि इस केस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। 8th नंबर क्वेश्चन है, IPC की धारा 377 की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस बात से संबंधित है? तो ये संबंधित है नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ 2018, इसका बी ऑप्शन सही है। इस केस में जो बातें थी इम्पॉर्टेंट, नवतेज सिंह, ये बात 377 बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें परिवर्तन की गई इस सामाजिक स्तर, क्योंकि सामाजिक रूप से जो भी केस इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो सामाजिक बदलाव लेके आते हैं, वो केस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि समलैंगिकता को अवैध बताने वाली IPC की धारा 377 सेक्शन 377 को की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अब समलैंगिक संबंध जो है वो अपराध नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कहा गया कि इस धारा 377 के एक हिस्से को, जो सहमति से कोई भी समलैंगिक लोग जुड़ते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, तो चूँकि इसमें अपराध बताया गया है 377 में, लेकिन उसको ही ख़त्म कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इस फैसले को सुनाया था और निर्णय से पहले तक IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में था। इसमें 10 साल या फिर जीवन भर कारावास का भी प्रावधान पहले था। ये थी इससे जुड़ी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो केस है लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2014 वाद का संबंध है। इसमें लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2014 वाद का जो संबंध है वो राजनीति में अपराधीकरण को रोकने से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस केस में जो बातें कही गई हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि
इसमें निर्णय दिया था कि राजनीति को आपराधिक तत्वों से मुक्त करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 4 को निरस्त कर दिया और घोषित किया कि यह असंवैधानिक और शून्य है। संविधान सदस्यों की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन यह उन लोगों की सदस्यता को संरक्षित करने के लिए संसद को सक्षम नहीं बनाता है जिन्हें कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। और इससे जुड़े और भी जो तथ्य हैं, इस निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 102 102(1)(e) और 191(1)(e) उपयोग किया गया है। ये आर्टिकल आप जरूर देख लीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद 102(1)(e) के अनुसार संसद उन परिस्थितियों के लिए एक कानून बना सकती है जिसके तहत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित होगा। अनुच्छेद 191(1)(e) में जो कहा गया है, विधायकों के बारे में यही बात 191(e) में कही गई है जो 102(e) में कही गई है। ये था इस आर्टिकल से संबंधित जानकारी। इस निर्णय का जो प्रभाव निकल के आया, जनप्रतिनिधि विधेयक जो है द्वितीय संशोधन किया गया 2013 में, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रावधान किया गया था कि दोषी करार दिए जाने वाले जो भी सांसद होंगे, विधायक होंगे, उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त नहीं होगी। हालांकि विधेयक को बाद में वापस ले लिया गया था। ये मुद्दा हमेशा रहता है राजनीति में अपराधीकरण का, क्योंकि कई लोगों पे केसेस होते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी वो सांसद और विधायक बने बैठे रहते हैं। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, लेकिन उसका कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। उसमें विधेयक भी ले आए लोग और उसमें ये भी कह दिया कि दोषी करार दिए जाने के बाद भी सांसद और विधायकों का जो सदस्यता होगी वह स्वतः समाप्त नहीं होगी। हर केस में कभी विपरीत प्रभाव निकल के आता है, कभी अनुकूल प्रभाव निकल के आता है। यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, 10th नंबर। विरल से विरलतम मामले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के सिद्धांत को मृत्युदंड के संबंध में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985, के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017, बचन सिंह बनाम पंजाब राज 1980 और सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017। तो इसमें है सी ऑप्शन इसका सही है। बचन सिंह बनाम पंजाब राज 1980, ये केस क्या था? इसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 एवं दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 354(3) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली इसमें याचिका दायर की गई थी, उसको क्या किया था? न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। अब इस मामले में और क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है? सर्वोच्च न्यायालय ने विरल से विरलतम मामले के में मृत्युदंड देने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) में दिए गए अधिकारों में से एक नहीं है और इस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है। इसी का प्रभाव निकल कर आया कि सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि मृत्युदंड का न्यूनतम प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मृत्युदंड के योग्य अपराधों में वृद्धि से इस विचार का अप्रभावी इसको बना दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो मृत्युदंड है उस पर अब मृत्युदंड कम से कम दिया जाना चाहिए, यानी रेयरेस्ट इन द रेयर केस हो तभी दिया जाना चाहिए। ये थी इससे जुड़ी जानकारी। इससे पिछले वीडियो में इसका पार्ट 1 भी मैंने बनाया था, तो उसमें भी बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस को शामिल किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो कम से कम आपके काफ़ी, उसके साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने के लिए 10 क्वेश्चन है, पर मैंने 10 के साथ और इतनी सारी एनालिसिस और जानकारियों को शामिल किया है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन के काफ़ी एंगल तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और
हमारा सी लर्निंग हब नाम से पेज भी है, इसी फेसबुक पेज है, तो आप उसको लाइक कर लीजिए। तो उससे जो भी आपको उसमें क्या है कि जीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पोस्ट किए जाते हैं, और साथ ही करंट अफेयर्स में जो मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी उस पर पोस्ट किया जाता है। साथ ही एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारियों को भी उस पर तुरंत ही अपडेट किया जाता है। तो आप सी लर्निंग हब पेज को लाइक कर लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको और क्या चाहिए उसके बारे में, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।